स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 5 आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले के 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं और आप आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। चाहे इसे आप भले बाद में देख लीजिए या प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके उनको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ड्राइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे भी आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। उनके सारे पार्ट्स हमने पहले ही आप सभी के लिए करवा दिए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। साथ में जैसा सभी पार्ट में हम रखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा है हमने, जो कि किसी एक पार्ट से हो सकता है पीछे के, वो एज अ बोनस क्वेश्चन है। उसका हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर जरूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, अदरवाइज़ वीडियो यूट्यूब पे डाउन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, व्हाट द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड वाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी आई थिंक पीछे के पार्ट में भी आपको मिला रहा होगा, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो रिपीट होना भी कोई गलत नहीं है पीडीएफ में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 80 से 90 डिग्री। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी 80 to 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 50 mm डाया पाइप विद 3.15 mm वॉल थिकनेस। अब यहाँ देखिए 3.15 mm अगर मोटी दीवार है, मतलब पाइप की थिकनेस इतनी है, उस केस में पूछ रहा है कि पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या रहेगा। तो उस केस में नोजल का आकार आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, यहाँ एक चार्ट है, इस चार्ट से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो मटेरियल की थिकनेस रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नोजल साइज जो है वो दिया हुआ है। तो लगभग 3.2 mm के लिए क्या दिया गया यहाँ पे? 7 दिया गया। साथ में ऑक्सीजन व एसिटिलीन का प्रेशर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल आर्क ब्लो, यानी आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल आर्क स्पीड, आर्क की गति को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल आर्क लेंथ, आर्क की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए, या टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन यानी विकृति को कंट्रोल करने के लिए। देखिए वेल्ड केबल चारों तरफ लपेटना हम इसलिए करते हैं कि हमारा आर्क ब्लो जो है नियंत्रित हो जाए। अब आर्क ब्लो पे ना थोड़ी सी यहाँ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएँ। आर्क ब्लो क्या होता है? बेसिकली आप यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं, ये है आपका इलेक्ट्रोड, इस तरह से आपकी आर्क यहाँ पे मान लीजिए बनी हुई है, बट आप क्या चाहते हैं? आपकी आर्क जो है ऐसे ना भागे, ना ही इस साइड भागे। ठीक है, आर्क आपकी सीधी इस तरह से चले जिस तरह आप इलेक्ट्रोड आगे ले जा रहे हैं वेल्ड की डायरेक्शन में। मान लीजिए डायरेक्शन है तो ऐसे आपका चले, इधर या इधर आर्क ना भागे। इसी आर्क के भागने के प्रोसेस को हम कहते हैं आर्क ब्लो। ठीक है, आर्क का इधर उधर बहना। ठीक, अब इसको कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं। अब सबसे पहले बात करें आर्क ब्लो का दोष होता किस में है। अगर आर्क ब्लो के दोष की बात करें तो आर्क ब्लो का दोष होता है डीसी वेल्डिंग में। एसी में कभी भी आर्क ब्लो का दोष नहीं होता है। किस में होता है? डीसी वेल्डिंग में। और उसके पीछे रीजन यह है कि जो फ्लक्स बनते हैं आपके ना यहाँ पे, मैग्नेटिक जो फ्लक्स बनते हैं, ये आर्क को क्या करते हैं, जिस तरफ फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है उस तरफ क्या होता है, आर्क जो है हमेशा आपकी बहने लगती है, उस साइड ब्लो होने लगती है, तो उसे कंट्रोल करना होता है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए समझें, मान लीजिए यहाँ पे वेल्डिंग देखिए, आर्क इधर जैसे ब्लो कर रही है, अब यहाँ पे फ्लक्स इस तरह से जैसे बहते जा रहा है, आर्क यहाँ ब्लो करने लगी। ठीक, उस केस में कई बार क्या करते हैं कि आपको मान लीजिए अर्थ केबल यहाँ लगा हुआ है, करंट इस डायरेक्शन से मान लीजिए जा रहा था, इधर यहाँ बह रही, अर्थ केबल निकाल के कई बार इधर लगा देते हैं वर्क पीस पे, तो ये थोड़ा कंट्रोल हो जाती है कई बार। या वेल्डिंग डायरेक्शन उल्टी कर लेते हैं, उस केस में कंट्रोल हो जाती है। और उसी में एक और तरीका खोजा जाता है कि जो आपका वेल्ड केबल है, क्योंकि करंट किससे बह रहा है? वेल्ड केबल एंड अर्थ क्लैंप से। तो वेल्ड केबल को कई बार चारों तरफ इस तरह से ऐसे लपेट दिया जाता है, फ्लक्स को थोड़ा सा कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए, जिससे आर्क ब्लो आपका नियंत्रण में आ जाए। तो राइट आंसर क्या हो गया? टू कंट्रोल आर्क ब्लो। इतने डिस्कशन का पर्पज़ यहाँ ये था, आने वाले टाइम में और भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, व्हाट द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग। फिर से देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन एंड रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जब आर्क वेल्डिंग कई बार की जाती रहती, मान लीजिए ये आपका एक यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, ये पोर्शन है जहाँ आपकी वेल्डिंग चल रही है,
तो यहाँ पे कई बार ना रन ऑन एंड इसको बोलते हैं रन ऑफ, यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट हो रही रन ऑन प्लेट और यहाँ पे रन ऑफ प्लेट, ये यहाँ पे ना टैग वेल्ड कर दी जाती, बाद में इसको हटा दिया जाता है या रख दी जाती है ऐसे। तो इसका भी पर्पज़ यही रहता है कि हम क्या करें, आर्क ब्लो को कंट्रोल कर लें। ठीक है, कंट्रोल आर्क ब्लो, आर्क के ब्लो को हमें क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट जो हैं फिक्स की जाती हैं कई बार। ठीक है, यहाँ भी वही ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग अ मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव जॉइंट। अब एक ग्रूव जॉइंट के ऊपर अगर आप एक चुंबकीय ब्रिज, मैग्नेटिक ब्रिज रख रहे हैं तो किस दोष को नियंत्रित करेंगे, तो यहाँ पे भी हम उसी को नियंत्रित कर रहे हैं, किसको, आर्क ब्लो को। मैग्नेटिक ब्रिज रखने का पर्पज है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, दोनों को बैलेंस करने के पर्पज से इसे रखा जाता है, जिससे आपका आर्क ब्लो ना हो। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे स्लैग इंक्लूजन, डिस्टॉर्शन, अनइवन बीड, ये सब भी वेल्डिंग दोष हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें और रीजन से कंट्रोल किया जाएगा, मैग्नेटिक ब्रिज से ये सारी चीज़ें नहीं चेंज होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, आर्क की हमारी उम्मीद क्या थी, आर्क कुछ इस तरह से यहाँ पे आर्क रहती है और वेल्डिंग होती, लेकिन आर्क कहाँ जा रही है, इस साइड में जा रही है। वेल्डिंग की डायरेक्शन ये है, आर्क इसी साइड भाग रही है, तो वेल्डिंग सही कभी भी नहीं होगी। इसी को यहाँ पे आर्क ब्लो का दोष कहा गया। क्या कहा गया, आर्क ब्लो का दोष। एंड कई बार एक क्वेश्चन आता है आर्क ब्लो किस में होता है, तो आप हमेशा याद रखिए सिर्फ और सिर्फ डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो का दोष होता है, एसी में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107 नंबर, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल यूजिंग डीसी सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। देखिए आर्क वेल्डिंग में डीसी सप्लाई का उपयोग करते समय मैग्नेटिक क्षेत्र के कारण क्या दोष होता है, तो वो भी दोष आपका क्या है यहाँ पे, आर्क ब्लो। आर्क ब्लो से आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये रहता है आपका। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द जॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। कौन सा जॉइंट जो है फिलेट समूह के अंतर्गत आता है। देखिए वेल्डिंग जॉइंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फिलेट एंड दूसरा होता है आपका ग्रूव। इसे जी से डिनोट करते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कौन सा फिलेट के अंतर्गत आता है, तो ऐसे सभी जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट किस में आते हैं, फिलेट जॉइंट में आते हैं। जहाँ भी इस तरह का वेल्डिंग आपको करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, फिलेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, बट जॉइंट जो आमने सामने इस तरह से रख के वेल्ड करते हैं आप, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रूव जॉइंट। क्या कहते हैं, ग्रूव जॉइंट। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे, फिलेट जॉइंट में। टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ये सब किस में आएगा आपका, फिलेट जॉइंट में। और ग्रूव जॉइंट में क्या आता है आपका, बट जॉइंट, जो आमने सामने रख के जोड़ा जाए वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द रूट गैप इज लेसर देन 1/6 ऑफ द प्लेट थिकनेस। यदि रूट गैप जो है, यहाँ लंबाई लिख रहा है, एक्चुअल में गैप होना चाहिए, प्लेट की मोटाई से 1/6 से भी कम है तो क्या होगा। अब प्लेट की मोटाई जितनी अगर रूट गैप उसके 1/6 से भी कम होगा तो क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन, मतलब विकृति की ज़्यादा संभावना रहेगी। मोर पेनिट्रेशन विल रिजल्ट, ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। लाइकली डिफेक्ट्स लाइक ब्लो होल पोरोसिटी, मतलब ब्लो होल व पोरोसिटी का डिफेक्ट आएगा। अगला है बेस मेटल नॉट फ्यूज्ड टिल द बॉटम ऑफ द जॉइंट, जो बेस मेटल है जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए अगर रूट गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, आर्क आपकी बर्न थ्रू, मतलब इसके थ्रू बर्न हो जाएगी एंड आपकी वेल्डिंग ख़राब होगी। अगर रूट गैप बहुत कम है तो यहाँ से आपका वेल्डिंग हो गया, यहाँ तक आपका क्या हुआ, पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं, रूट का पेनिट्रेशन नीचे तक हुआ ही नहीं बेस प्लेट का। इसीलिए आर्क जो आपका रूट गैप है उसे एकदम प्रॉपर रखना होता है, यानी 1/6 से कम तो बिल्कुल नहीं रखना होता है प्लेट की मोटाई से। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, व्हिच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ या टू लॉन्ग आर्क लेंथ। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट आर्क लेंथ। जो छोटी आर्क की लंबाई होती है उसमें कड़क ध्वनि उत्पन्न होती है। आर्क लेंथ हमने आप सभी को बताया था कि मान लीजिए इलेक्ट्रोड का डायमीटर अगर डी है और आर्क की लंबाई एल है, अगर एल बराबर डी मतलब डायमीटर के बराबर आर्क की लंबाई है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल आर्क। अगर एल क्या है, बड़ी है डी से, आर्क की लंबाई डायमीटर से बड़ी, उसे बोलते हैं लॉन्ग आर्क। अगर एल क्या है, छोटा है डी से, तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज टू रिड्यूस द स्पैटर, स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए, लॉन्ग आर्क लेंथ का, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल या टू लॉन्ग। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉर्मल आर्क लेंथ, जिसे हम बोलते हैं उचित आर्क लेंथ या सामान्य आर्क की लंबाई, इससे स्पैटर आपके कम होंगे। ठीक है, स्पैटर मतलब क्या होता है, छिटकना। जो आर्क आप यूज़ करें ना उसमें क्या होता है, मटेरियल ऐसे छिटक छिटक के चारों तरफ आप देखेंगे वेल्डिंग के छोटे छोटे ऐसे दाने के रूप में पड़ा रहता है। नेक्स्ट है 112 नंबर, व्हाट द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है। अब ध्रुवता हमने कल आपको बताई थी ना, डीसी वेल्डिंग में प्लस और माइनस दो होता है। अगर प्लस आपका वर्कपीस से जुड़ा है और माइनस आपका इलेक्ट्रोड से, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। और अगर ये आपका वर्कपीस से जुड़ जाए, ये इलेक्ट्रोड से, इसे बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी या विपरीत ध्रुवता। तो गलत ध्रुवता का संकेत क्या होगा, अगर डीसी वेल्डिंग में ध्रुवता आपने गलत चूज़ की है तो उस केस में आपका स्पैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा और पेनिट्रेशन आपको बहुत पुअर यानी बहुत ख़राब मिलेगा। राइट आंसर क्या आपका, एक्सेस स्पैटरिंग, छिटकाव बहुत ज़्यादा होगा धातु का और पेनिट्रेशन आपको बहुत ख़राब यानी पुअर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड। वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम क्या है, क्रैक, क्रेटर, पिन होल या ब्लो होल। तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। कुछ इस तरह से एंड में भी बनता है, कई बार आप जहाँ वेल्डिंग आपकी ख़त्म हो रही ना वहाँ पे भी आपका क्रेटर जो है ये इस तरह से बन जाता है। ये भी एक तरह का वेल्डिंग दोष है। अ क्रेटर इज अ डिप्रेशन इन द बेस मेटल दैट इज मेड बाय द वेल्डिंग हीट सोर्स एट द टर्मिनेशन ऑफ द वेल्ड बीट। जहाँ जैसे यहाँ एंड में ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्रेटर फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपकी आर्क टूटी तो यहाँ पे ही क्रेटर आपका इस तरह से बन गया। ये है आपका यहाँ पे क्रेटर, उसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द वेल्ड। 114 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोन इन द फिगर बिलो। ये फिगर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बन रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेल्ड। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका जो आर्क है ना वो अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाएगा, यानी आर्क ब्लो होगा बेसिकली। उसी का यहाँ दूसरा नाम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, आर्क इज़ डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। आर्क जो है अपने मूल पथ से क्या होगी, भटक जाएगी। उसी को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, आर्क ब्लो। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिफेक्ट विल ऑकर व्हेन द इक्विपमेंट इज चेंज्ड फॉर AC टू DC सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में अगर उपकरण को हम AC से DC कर दें तो कौन सा दोष होगा। अभी हम बता रहे थे AC में आपका आर्क ब्लो नहीं होता, DC में होता है। तो यही यहाँ पे आपका होगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आर्क ब्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 3.15 mm डाया MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट की सीमा क्या होगी। तो करंट की सीमा होगी आपकी 100 से 110 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक डिस्कार्डेड यानी जो इलेक्ट्रोड आपका ख़त्म हो गया, आप उससे वेल्डिंग करने नहीं जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोड होल्डर से निकाल रहे हैं, तो उसके अंतिम बिट जो है उसका नाम क्या होता है, रेड इंड, डेड इंड, स्टब इंड या वेस्ट इंड। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टब इंड। क्या बोलते हैं, स्टब इंड। ये आपका इलेक्ट्रोड, मान लीजिए आप वेल्डिंग करना स्टार्ट किए और यहाँ तक पता लगाया, इसके बाद आप इसको निकाल के फेंक देते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टब इंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, कोर वायर है। ठीक, ये उसके ऊपर क्या है, फ्लक्स का लेप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप्स आर देयर। माइल्ड स्टील पाइप के कितने ग्रुप होते हैं, कितने समूह होते हैं। तो माइल्ड स्टील पाइप के 2 समूह होते हैं, पिछले पार्ट में भी डिस्कशन हुआ था। एक होता है आपका सीमलेस पाइप, दूसरा होता है वेल्डेड पाइप। ठीक है, एक है सीमलेस पाइप, दूसरा क्या है, वेल्डेड पाइप। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 2 ग्रुप होंगे। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन है, हाउ अ पाइप इज स्पेसिफाइड। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। उसका डाया ओनली सिर्फ डायमीटर बता के, लेंथ ओनली लंबाई बता के, आउटर डाया ओनली सिर्फ बाहर का व्यास बता के, या आउटर डाया इंटू इनर डाया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे वैसे आजकल आउटर डाया इंटू इनर डाया ना रह के जनरली क्या होता है, आउटर डाया रहता है, साथ में उसकी थिकनेस लिखी होती है। ठीक है, ये भी रहता है, बट यहाँ पे फिलहाल आपका रिलेवेंट आंसर है आउटर डाया, इनर डाया और लेंथ के रूप में हम क्या करते हैं, पाइप को स्पेसिफाई करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द बेबेल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप बिल्डिंग। 6 mm मोटी पाइप बिल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेबेल कोण क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका बेबेल कोण होगा 30 से 35 डिग्री। क्या होगा? 30 से 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर तांबे की कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है? इसे हम लोग कई बार CCMS बोलते हैं, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील वेल्डिंग रॉड या फिलर रॉड। ठीक है, तो रस्ट प्रूफ यानी जंग रोधी बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करते हैं। कुछ इस तरह से आप लोगों ने फिलर रॉड देखे होंगे। 122 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द डिफेक्ट इन द बेल्ट जॉइंट शोन इन फिगर। ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वेल्ड जॉइंट बना, देखिए नीचे तक आपका पेनिट्रेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फिलेट जॉइंट बना, यहाँ पे भी नीचे तक पेनिट्रेशन आपका नहीं हुआ, सही फ्यूजन भी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस दोष को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है जब ये बीड इस तरह से ऐसे फैल जाए, ओवरलैप हो जाए मटेरियल के ऊपर। पोरोसिटी होती है जब आपके इसमें जो ट्रैप एयर होती बाद में वो निकले और यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स बन जाए, पोरोसिटी आ जाए, उसको बोलते हैं, या अंदर गैस ट्रैप हो जाए उसे कहते हैं पोरोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? लैक ऑफ पेनिट्रेशन। कौन सा दोष है ये? लैक ऑफ पेनिट्रेशन। 123 नंबर क्वेश्चन है व्हिच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय के अधीन वेल्ड किया जाता है? तो वेल्ड डिके जो डिफेक्ट है ये आपका आता है स्टेनलेस स्टील में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 124 है व्हिच फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मेलेबल आयरन एंड कॉपर। कास्ट आयरन, मेलेबल आयरन और तांबे की तथा कांस्य की वेल्डिंग करने के लिए, ब्रॉन्ज की वेल्डिंग करने के लिए कौन सा फिलर रॉड हम प्रयोग करते हैं? मैग्नीज ब्रॉन्ज फिलर रॉड, कॉपर फास्फोरस फिलर रॉड, कॉपर फास्फोरस एलॉय फिलर रॉड या कॉपर जिंक निकिल फिलर रॉड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर जिंक निकिल फिलर रॉड। 125 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है, कोडिफिकेशन इन EB 5426HJX रिप्रेजेंट। अब ये कोड है आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इसमें जो थर्ड डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ कवरिंग, टाइप ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ या टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो थर्ड डिजिट होता है वो यहाँ पे आपका टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन यानी वेल्डिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया रहेगा, देन एक लिखा है तो सभी पोजीशंस, 2 है तो फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल फिलेट, 4 है तो वर्टिकल डाउन। ठीक है, इस तरह से हर कोड का यहाँ पे मतलब होता है। मतलब बेसिकली तीसरा डिजिट क्या है आपका? वेल्डिंग पोजीशन का है। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट, AC ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलरिटी या स्ट्रेट पोलरिटी। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।